बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन। न्यूटन ने इसके ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा वर्क किया है और न्यूटन के लॉस आपने पढ़े थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन ये अलग ये सिचुएशन है। न्यूटन का एक एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा कि वो एक बार गार्डन अपने बाग में बैठा हुआ था, तो एप्पल ट्री के नीचे, तो एप्पल फॉल करता है। ठीक है, तो वहाँ उसका क्वेश्चन रेज होता है कि वाई एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो इससे उसने ये सजेस्ट किया कि एक फ़ोर्स है जो बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और उस फोर्स का नाम बाद में क्या लिया गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन से पहले भी जो साइंटिस्ट थे उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा था, लेकिन न्यूटन ही क्यों ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में सजेस्ट किया, क्योंकि न्यूटन ने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की जो वैल्यू है उसको भी पॉइंट आउट किया थ्रू इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसलिए न्यूटन जो साइंटिस्ट था उसने ग्रेविटेशन के ऊपर वर्क किया है। वैसे तो अगर आप कुरान मजीद में भी देखें तो उसमें भी आप देखें कि सूरज चाँद सितारे जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ फोर्स, और फोर्स का जिक्र वहाँ पे है जिसका बाद में नाम लिया गया ग्रेविटेशन। ठीक है, यानी आप ये ना समझें कि न्यूटन से पहले कोई इसको नहीं जानता था, जानते सारे थे, साइंटिस्ट भी इससे वाकिफ़ थे, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था कि वो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सके। ग्रेविटेशन क्या है, तो पहले हम इसको देखते हैं। तो इसमें यह है कि हर बॉडी जो है दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इन दिस यूनिवर्स, नॉट इन द वर्ल्ड। यूनिवर्स में क्या आ जाता है, वर्ल्ड भी है, स्टार, स्काई, ओशन, हर चीज़ शामिल है। इसमें हर बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, और इस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशन है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़, ठीक है, इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो ये ग्रेविटेशन की डेफिनेशन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी। अब हम चलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ। ये इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, मैस ऑफ द अर्थ है, और फिर सैटेलाइट है। ठीक है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का सबसे पहले हमने लिखना है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स attracts the other body। इस यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, किससे, विद अ फोर्स, एक फोर्स है, और इस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशन है। अच्छा, ये जो फोर्स है ये क्या है, इसका रिलेशन क्या है, विच इज डायरेक्टली proportional to the product of their masses। यानी वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो उन दोनों बॉडीज़ के जो मैसेस होंगे उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between their center। तो ये है इसका स्टेटमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है। अच्छा जी, अब स्टेटमेंट को हम दूसरी क्या चीज़ लेके जाएंगे, इसकी डायग्राम बनाएंगे। सपोज़ ये एक बॉडी है और इसका मास क्या है, m1 है। ठीक है, इसी तरह एक और बॉडी है, इसका मास क्या है, m2 है। ये 2 अलग अलग बॉडीज़ हैं। इस लॉ को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो हर बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी m1 m2 को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और m2 जो है वो m1 को अट्रैक्ट कर रहा है। एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द
अदर बॉडी विद द फोर्स, किसके साथ? फोर्स के साथ। और ये जो फोर्स है ये क्या है? फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस m1 मल्टीप्लाइड बाय m2। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, जो आंसर आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये सेंटर का डिस्टेंस, ये ठीक है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये फोर्स जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्स का मतलब क्या? डायरेक्ट में सामने लिख देते हैं, इन्वर्स में 1 बाय कर देते हैं। ये है डायरेक्टली रिलेशन और ये है इन्वर्सली रिलेशन। डिस्टेंस का स्क्वायर क्यों आया है? m1 का m2 तक डिस्टेंस, सपोज ये है 5 मीटर, तो ये एक फोर्स हो गई। m2 जो है वो m1 पे फोर्स लगा रहा है, तो इसका उससे डिस्टेंस, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डायरेक्टली और इन्वर्सली का मतलब ये होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ती है ना तो दूसरी वैल्यू बढ़ेगी, यानी अगर इनके मैसेस बड़े होंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बड़ी होगी, ज़्यादा होगी, और अगर इनके मैसेस कम होंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होगी। इन्वर्सली ये होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, अगर फोर्स बढ़ेगी उसकी वजह क्या है कि उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम है, क्लोज। जितने बॉडी एक दूसरे के क्लोज होंगे उतनी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जितने वो एक दूसरे से दूर होते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें से कम होती जाएगी। ठीक है, आपने मैग्नेट वाली फोर्स देखी है, वो एक और किस्म की फोर्स है, उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं कहते, मैग्नेटिक फोर्स एक और होती है। ये क्या है? ये मैग्नेट के बगैर हर बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। अब बच्चे ये सोचते हैं जी हमें तो पता ही नहीं चलता कि हम अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज इट्स वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल, इसकी वैल्यू इतनी कम है कि उसका अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। ठीक है जी, अब हम चलते हैं, ये मैथमेटिकली जो मैंने शो किया है ये दूसरा वर्क है मैथमेटिकली जी। तो मैथमेटिकली आप देखें तो हमने क्या यहाँ से स्टार्ट लिया है, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स विद द अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। यहाँ से एक पॉइंट हमारे पास आ जाता है, ये वाला प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, और यहाँ से फिर ये दूसरा पॉइंट आ जाता है, ये प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज और ये डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। इनमें से कॉमन हमारे पास f है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ऊपर आप देखें m1 m2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, d स्क्वायर। ठीक है, अल्फा साइन प्रोपोर्शनैलिटी को होता है। इस साइन को अब हम ख़त्म करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट, वैसे आपने सेकंड लॉ में k लिया था, यहाँ पे कांस्टेंट g है, g m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो g जो यहाँ पर है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, g के बारे में लिखेंगे, हियर g इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा, और इसका नाम क्या है, कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे। SI यूनिट में इसकी वैल्यू क्या है, इट्स SI वैल्यू, यूनिट वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो है, यहाँ पे हम उसको रीचेक कर लेते हैं। जी, इसकी वैल्यू अब आपको अंदाज़ा भी हो गया, इट्स वेरी स्मॉल, क्या है 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -11, -11 आगे यूनिट क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। अब -11 का मतलब ये है कि अगर आप इस पॉइंट को उठाते हैं तो इसको आप कितने बार लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ज़ीरो होंगी, फिर 6 6, ये इसकी वैल्यू है।
इसको तो हम तकरीबन ऑलमोस्ट ज़ीरो ही कह सकते हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू, जिसकी वजह से हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट हम चलेंगे मास ऑफ द अर्थ।